तो आज के क्लास में हम सभी शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूरा तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं और आज इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग अलग से करते हैं। तो आइए थ्योरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते ही पहला ही दिखता है कि ये सर थ्योरी क्वेश्चन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जरा सा आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया गया है जाना जाता है। मतलब कि डेट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज नॉन एज। अरे भाई, जितना हम लोगों ने कॉल किया था उसमें से कुछ मिलेगा और कुछ हो सकता है ना भी मिले। तो जितना मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। सर आया बात समझ में? बोलो ना, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अंशधारियों को कंपनी से मिलता है, शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम कंपनी। क्या मिलता है शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड मिलता है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज। बताओ ना, अगर शेयर इशू करते हैं और हमको डिस्काउंट देना पड़ता है तो वो कैपिटल नेचर का लॉस होगा, मतलब पूंजीगत लाभ होगा या पूंजीगत हानि होगा या आयगत लाभ होगा या आयगत हानि होगा। मतलब कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस या रिवेन्यू गेन या रिवेन्यू लॉस। क्या होगा? कैपिटल नेचर का लॉस होगा। किसी को कोई तकलीफ? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, देखिए, अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य यानी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। क्या है? या इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज क्या है? कैपिटल नेचर का गेन है कि कैपिटल नेचर का लॉस है कि जनरल प्रॉफिट है या जनरल लॉस है? क्या है जी? कैपिटल नेचर का गेन है। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज। बताओगे? एक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ। बताओगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा नेचर होता है? सर तो चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, देखो जब कभी भी पैसा हमें मिलता है या हम मांगते हैं तो सर वो एक तरह का कंपनी के ऊपर पैसा जब आता है, शेयर एप्लीकेशन का जब पैसा आता है तो आप लोग जानते हैं कि उस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। क्योंकि जब तक हम कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो बताओ तब तक तो हम उनको शेयर दिए नहीं हैं, और शेयर दिए नहीं है लेकिन पैसा ले लिए हैं तो एक तरह का वो लायबिलिटी है। तो इस तरह से यहाँ कहा जाता है कि एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का हो जाएगा? लायबिलिटी है का मतलब पर्सनल अकाउंट नेचर का हो जाएगा। आगे कहता है, कॉल्स इन एडवांस शोज। कॉल्स इन एडवांस क्या दिखाता है? क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, डेबिट बैलेंस दिखाता है, बोथ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, नॉन ऑफ दीज। सर कॉल्स इन एडवांस तो लायबिलिटी है ना, और कॉल्स इन एडवांस जब लायबिलिटी है तो बताओ ना, लायबिलिटी का बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है। किसी को कोई तकलीफ? आगे बढ़ सकते हैं क्या सर? बोलिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जरा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। लिखा है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। सर ये सारे के सारे क्वेश्चन शायद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 के टाइम पर भी किया था। चैप्टर नंबर 2 में याद कीजिए, चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव जब डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ये सारे क्वेश्चन लगभग मिले थे कि वो कैपिटल का वो कौन सा हिस्सा जो कि केवल लिक्विडेशन के समय पे मांगा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। आया क्या बात समझ में? बोलो ना, दिखाई दे रहा है सबको? चलो अगला देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है, मतलब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। बताओगे? देखो सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो है ये एक तरह का, ये प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो है ये एक तरह का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। क्या है? कैपिटल नेचर का, बोलो ना, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट का इस्तेमाल, यूज, इस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का यूज जो है, यूज ये कहाँ किया जाता है सर? तो कैपिटल नेचर के लॉसेज को
भरपाया करने के लिए। कैपिटल नेचर का लॉस अगर बिजनेस में होता है तो उसका भरपाया करने के लिए हम लोग कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का यूज़ करते हैं। मतलब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे सर? तो कैपिटल नेचर के लॉसेज को मीटअप करने के लिए, यानी भरपाया करने के लिए। और सर कैपिटल नेचर का लॉस क्या क्या हो सकता है? तो देखो, कंपनी जब बोनस शेयर देता है, कंपनी जब बोनस शेयर देता है तब भी कैपिटल नेचर का लॉस होता है, क्योंकि बोनस में कोई चीज़ कंपनी आपको दे रहा है, शेयर होल्डरों को दे रहा है, उसके बदले में, बोनस के बदले में पैसे तो नहीं लिए जाते हैं ना। तो बताओ, कंपनी को लेकिन शेयर देना पड़ रहा है तो नुकसान है कि नहीं है? एक तरह से अकाउंटिंग के भाषा में देखा जाए तो बोनस देना कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं है? तो बोनस देना भी कैपिटल नेचर का लॉस है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट माने प्रॉफिट बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? तो देखो, जो प्रॉफिट बांटने वाला होता है ना, वो जनरल प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट एंड लॉस माने बिजनेस करके जो हम कमाए हैं उससे बांटा जाता है प्रॉफिट। मेरे बात को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं कि प्रॉफिट जब बांटा जाता है, मतलब जो डिविडेंड बांटा जाता है, वो सामान्य जो लाभ होता है जो हम लोग बिजनेस करके कमाए हैं, ना कि कहीं और से इन्वेस्टमेंट से कमा लिए, शेयर से कमा लिए, ये सब बांटने वाला प्रॉफिट नहीं होता है। बांटने वाला प्रॉफिट बिजनेस में क्या होता है? जो हम बिजनेस करके कमाए हैं, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है नेट प्रॉफिट के रूप में, है कि नहीं, वो बांटने वाला प्रॉफिट होता है। ये प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर तो सर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये 10 साल, 20 साल, 30 साल में कभी एक बार हो जाता है कि शेयर कभी इशू किए हैं कंपनी का और उसमें प्रीमियम पर इशू किए तो हमें प्रीमियम के रूप में प्रॉफिट हो गया। ये जनरल प्रॉफिट नहीं है कि इसमें से आप डिविडेंड बांट दीजिएगा, माने ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, फिर वही बात, जनरल रिजर्व भी आप लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस प्रॉफिट दिखता है उसी में से एक्स्ट्रा पैसा कुछ अगर रहता है तो उसको जनरल रिजर्व में भेजा जाता है। मतलब ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से तो जनरल रिजर्व में पैसा नहीं भेजा जाता है, तो ऑल ऑफ दीज बनने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए आंसर कौन सा होगा? ए नंबर होगा। इसी तरह से सारे आंसर्स को अच्छे से देखने हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखने हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम, ये 10 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है जिसका यूज कैपिटल नेचर के लॉसेज को मीट करने के लिए किया जाता है। जिसका यूज कहाँ होता है? कैपिटल नेचर के लॉस को मीट करने के लिए, कैपिटल लॉस को मीट करने के लिए। आया बात समझ में? बोलो ना जी, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स, बताओ ना, एनुअल रिपोर्ट किसको इशू किया जाता है? डायरेक्टर्स को, ऑथर्स को, शेयर होल्डर को या मैनेजमेंट को? सर डायरेक्टर, ऑथर और मैनेजमेंट जो है उनको एनुअल रिपोर्ट इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो कंपनी के अंदर ही होते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें विशेष तौर पे एनुअल रिपोर्ट जानने की आवश्यकता होती है, तभी तो एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक रिपोर्ट जब वो जानेंगे तभी तो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो कंपनी का शेयर होल्डर बन के वो लोग रहेंगे, शेयर खरीद के रखेंगे। और नहीं तो क्या करेंगे? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अगर सही नहीं दिखा तो वो लोग शेयर बेच के चले जाएंगे। इसलिए शेयर होल्डरों को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एनुअल रिपोर्ट इशू करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एडॉप्टेड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कोई बताएगा क्या? कॉल्स इन एरियर पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? तो कॉल्स इन एरियर पे मैंने कुछ बताया था, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों पे। कॉल्स इन एरियर पे होता है 10%, कॉल्स इन एडवांस पे 12%। याद रहेगा ना? तो चलिए सर यहाँ पर हो गया 10% परिणाम। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप लोग चाहे तो कर सकते हैं या हम अलग से करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 थ्योरी क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। अरे बताओ ना भाई, कॉल किए हैं तो उसमें से कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, यही होता है ना। जरा इधर देखो गौर से। कॉल्ड अप कैपिटल दिख रहा है क्या? कॉल्ड अप कैपिटल, जितना हमने कॉल किया है इसमें से कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है? बोलो। तो जितना मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेड अप कैपिटल, यही कहेंगे ना। और जितना नहीं मिलेगा उसको अनपेड कैपिटल, यही कहेंगे ना सर। तो ध्यान दीजिएगा, पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। तो कहता है कि क्वेश्चन पूछा है कि कॉल्ड अप कैपिटल में से ऐसा क्या घटा दें कि पेड अप कैपिटल निकल जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल में से ऐसा क्या घटा दें कि पेड अप कैपिटल निकल जाएगा?
सिंपल सी बात है, कॉल्ड अप कैपिटल में से इसको हटा दीजिएगा तो यही ना बचेगा, कोई दिक्कत? तो ये अनपेड कैपिटल को हटा दीजिए। ऑप्शन में देखिए अनपेड कैपिटल को, क्या अनपेड कैपिटल को कोई और नाम से जाना जाता है क्या? ये सर, अनपेड कैपिटल माने वो कैपिटल जो पेमेंट नहीं कर पाए शेयर होल्डर। हम कॉल तो किए थे लेकिन वो लोग पे नहीं कर पाए, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉल्स इन एरियर। उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को? बोलिए नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस कीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 15 पे फोकस कीजिएगा सर। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। अरे बताओगे सिक्योरिटी प्रीमियम किस लिए यूज किया जाता है? तो मैंने बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो इसका इस्तेमाल कैपिटल नेचर के लॉस को भरपाया करने के लिए किया जाता है। तो पहचानना होगा आपको कैपिटल नेचर का लॉस कौन सा है। तो कहता है राइटिंग ऑफ गुडविल, क्या ये कैपिटल नेचर का लॉस है? यस सर। रुकिए सर, राइटिंग ऑफ गुडविल यानी बिजनेस का जो गुडविल होता है उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। आप लोग पार्टनरशिप में भी पढ़े होंगे, अभी कंपनी में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह की जनरली अकाउंटिंग आप लोगों को कंपनी में अभी देखने को नहीं मिलेगी, आने वाले समय में हो सकता है मिले, बट अभी 12th क्लास में इस स्टैंडर्ड का नहीं देगा कि कंपनी का गुडविल राइट ऑफ करने के लिए अकाउंटिंग कीजिए। बट हाँ, पार्टनरशिप में आप लोग बखूबी किए थे, तरह तरह के गुडविल की चर्चा हम लोग किए थे, राइट ऑफ भी किए थे, है कि नहीं? तो ये राइटिंग ऑफ गुडविल जो है ये कोई प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा नहीं है। गुडविल को राइट ऑफ करना कोई प्रॉफिट या लॉस में नहीं कैटेगराइज किया जा सकता है। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लिखता है राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉसेज। अब देखिए बिजनेस लॉस यहाँ का कहने का क्या अर्थ है? बिजनेस लॉस कहने का अर्थ है नॉर्मल लॉस। बिजनेस लॉस का मतलब नॉर्मल लॉस, आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के लिए हमें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट क्यों चाहिए, है कि नहीं? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल लॉस का भरपाया करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। देखिए यहाँ पर साफ साफ नाम ही यूज कर दिया है कि कैपिटल लॉस का भरपाया करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम जैसा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेइंग डिविडेंड अभी बता रहे थे, बांटने के लिए नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बांटने के लिए नहीं होता है, क्योंकि पैसा वही बांटेंगे जो हम बिजनेस करके कमाए हैं। शेयर इशू से कमाए हैं वो थोड़ी बांट देंगे हम। आया बात समझ में? तो डिविडेंड देने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम लोग इशू कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, बताइए? ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल लॉसेज का भरपाया करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बोलो क्वेश्चन नंबर 16 है ना। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर जरा गौर कीजिएगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, देखिएगा रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स। अरे रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल आप लोगों को पढ़ाए थे। रिजर्व कैपिटल पढ़ाए थे, किसी को याद है क्या? बोलो ना। रिजर्व कैपिटल पढ़ाए थे, किसी को याद है? चलिए ध्यान सुनिए, हम लोग कॉल करते हैं कैपिटल। सबसे पहले तो हम लोग शेयर इशू किए रहते हैं, उसमें से कुछ सब्सक्राइब होता है, कुछ सब्सक्राइब नहीं होता है। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल होके आता है, तो कुछ को कॉल करते हैं, कुछ को कॉल नहीं करते हैं। जिसको कॉल करते हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, कॉल्ड अप कैपिटल, बोलो ना जी। और जिसको कॉल नहीं करते हैं वो अनकॉल्ड कहलाता है, यही कहलाता है ना, अनकॉल्ड कैपिटल। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको कॉल किए वो तो ठीक है सर, लेकिन जिसको कॉल नहीं किए ये पैसा मांगा जाता है। अक्सर बार बार सवाल भी पूछ रहा है, ये पैसा मांगा जाता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मतलब कंपनी जब बंद होगी ना, उस समय ये पैसा मांगा जाता है। और इसी पैसे को क्या कहा जाता है? रिजर्व कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रिजर्व कैपिटल के नाम से भी, रिजर्व कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आया क्या बात समझ में? बोलो ना। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए,
पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल टू बी कॉल्ड अप एट द बिगिनिंग। बताओ ना, ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो बिगिनिंग में मांगा जाता है, कॉल किया जाता है, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द लिक्विडेशन। यस सर, यही तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब कैपिटल ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे ऑप्शंस को इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उन सब के पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ सर ये चीज़ हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा है व्हेन अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज नॉट रिसीव्ड देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू। अरे बताओ ना, कोई पैसा ड्यू हुआ, मैंने मांगा गया, कोई पैसा मांगा गया। चलो देखो यहाँ पर कोई पैसा मांगा गया है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो बताओगे उसको क्या, किस नाम से दिखाते हैं? यस सर, कॉल्स इन एरियर के नाम से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को क्या कहते हैं? अरे ऊपर अभी बता रहे थे, देखो ना यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से 2 निकल के आता है। सब्सक्राइब होकर जो हमारे पास पैसा आया हुआ है उसमें से कुछ को कॉल करेंगे, कुछ को कॉल नहीं करेंगे। तो पूछ रहा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है और जो कॉल्ड अप कैपिटल है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे, बोलो ना, कोई दिक्कत? और अनकॉल्ड कैपिटल को ही कॉल्स इन एरियर थोड़ी कहेंगे यार। सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे ना। तो देखो ऑप्शन में अनकॉल्ड कैपिटल दिया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी दिया है, कोई दिक्कत? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा वितरण निर्गत जारी किया जाता है? विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। अरे भाई बता सकते हो कि हम लोग जब शेयर इशू करने जाते हैं तो उसके पहले कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? पढ़ाए थे आप लोगों को। यस सर, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करने जाती है तो पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी को तकलीफ समझ में आ रहा है क्या? अरे सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इशू थोड़ी किया जाता है। इशू तो केवल प्रोस्पेक्टस होता है ना। एमओए और एओए तो कंपनी जब फॉर्म होती है, बनती है, तभी ये बनाया जाता है। शेयर जब इशू करना होता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो ध्यान से, ऑल ऑफ दीज वाला हर जगह गलत हो रहा है, मतलब कहीं भी अभी तक ऑल ऑफ दीज नहीं मिला हमको आंसर। कई जगह ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज इस्तेमाल किया है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। कई जगह क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज इस्तेमाल किया है ऑप्शन। बच्चे अक्सर उस पर ध्यान जाता है बच्चों का। बोथ ऑफ देम लिखा रहता है, बोथ ए एंड बी, या चाहे ऑल ऑफ दीज, तो बच्चे अक्सर उसको सही मार देते हैं। बट ध्यान से ऑप्शन को पढ़ के जो जानते हैं, सीखे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है। ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ देम पर ध्यान नहीं लगाना है कि हाँ सर ये दिया है तो यही होना चाहिए सही। समझ गए बात? इसलिए क्वेश्चन हम ये, इसका ये भी मतलब नहीं कि ऑल ऑफ दीज दिया है तो नहीं मारेंगे उसको। मतलब लॉजिकल माइंड का यूज़ करना है। कहने का मतलब है कि सर ऑप्शन को पढ़ना है और जो आप लोगों ने सीखा है उसका नॉलेज का इस्तेमाल करना है, और तब उसमें से जो सही आंसर होगा उसको टिक करना है। ठीक है, नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं है। एक एक नंबर करके ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा डिफरेंस ला देता है सर। 50 गो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है आपको एग्जामिनेशन में, पता चला 5-7 को नंबर ऐसे ही गबड़ा गया ऑब्जेक्टिव में, तो आप रैंकिंग में कितना पीछे चले जाएंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 1-1, 2-2 नंबर से रैंकिंग गबड़ा जाता है। आप लोग टेस्ट भी देते हैं तो देखते होंगे 1 नंबर से रैंकिंग इधर उधर हो जाता है कि नहीं? कोई टॉप 5 के अंदर रहता है, कोई टॉप 5 के बाहर हो जाता है। तो बहुत मैटर करता है 1-1 नंबर, इसलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 21, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इक्विटी शेयर होल्डर, आवाज नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर नहीं सर, इक्विटी शेयर होल्डर तो मालिक होते हैं ना जी, ऑनर होते हैं कंपनी के। आया बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या लिखा है। कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? मतलब कि a company issued its share
राइट अ प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013? बताओगे? बताया ना जी, प्रीमियम कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 52, ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर, कौन होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर? अरे भाई कितने बार पूछेगा एक ही सवाल, ऑनर होते हैं। रिजर्व कैपिटल का मतलब अभी भी बताए थे, अनकॉल्ड कैपिटल को ही रिजर्व कैपिटल कहते हैं। बोलो ना जी। ऑप्शन नंबर ए 25 नंबर क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट? अभी बैलेंस शीट आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखेगा ये पूछ रहा है बैलेंस शीट में। सिंपली आप लोग चाहो तो आंसर दे सकते हो। बकलोल सुनो इधर, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड होता है, मारेंगे। देखो इधर, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कब से क्रेडिट साइड होने लगा? तो बोला करो ढंग से, लायबिलिटी साइड। सुनो ध्यान से, आप लोग जानते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट होता है। बोलो ना जी, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम जब प्रॉफिट होता है, सुनो, सिक्योरिटी प्रीमियम जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में ना दिखेगा कहीं, और कोई भी प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। मालूम है ना आप लोग को? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। तो बस यही आंसर आपको ढूंढ के मारना है, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी रिजर्व है, कोई भी सरप्लस, माने किसी भी नेचर का प्रॉफिट हो, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। समझ के बाद चलो, वैसे तो बैलेंस शीट आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने को या 6 में पढ़ने को दिया है, मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। शेयर में भी इशूड, बताओ शेयर इशू किया जा सकता है पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। यहाँ बच्चों का थोड़ा सा सवाल आता है कि सर हम लोगों ने पढ़ा है कि शेयर को इशू किया जा सकता है पार पे, प्रीमियम पे, लेकिन डिस्काउंट वाला तो नहीं पढ़े हैं, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में तो सेक्शन 53 मना करता है कि नहीं? लेकिन सर सेक्शन 53 के बाद वहीं आता है एक सेक्शन 54, आप लोगों को बताए हैं। सेक्शन 54 जो स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बात करता है, और ये कहता है, स्वेट इक्विटी शेयर कहता है कि एक कंपनी, स्वेट इक्विटी शेयर कहता है कि एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकता है, बट ओनली टू द एम्प्लॉई एंड डायरेक्टर। किसको किसको? केवल एम्प्लॉई को और डायरेक्टर्स को, बस इन्हीं लोगों को। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 पूछने का उद्देश्य है कि हाँ सर किसी को तो किया जाता है ना, किसी को तो किया जाता है ना, एम्प्लॉय और डायरेक्टर को तो डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं ना, मतलब पार प्रीमियम पर तो होता ही है, डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 27, कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। बताओगे कि कौन सा कैपिटल कंपनी के लायबिलिटी में लिखा जाता है? सिंपल सी बात है, कल भी बताए थे जब हम चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, तो भी बताए थे कि सर कंपनी के लिए कैपिटल के रूप में जो लायबिलिटी वाला पैसा है वो तो उतना ही होगा ना जितना शेयर होल्डरों ने पैसा दिया है, उतना ही लायबिलिटी मानेगा कंपनी, और वो पैसा क्या कहलाता है? पेड अप कैपिटल कहलाता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर। अब देखो बाईबैक आप लोग पढ़े नहीं हो, क्योंकि बाईबैक अभी टॉपिक में दिया नहीं था, बट फिर भी कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है बाईबैक ऑफ शेयर में? दिया रहता तो जरूर हम बताते, बट फिलहाल ऑब्जेक्टिव में बता देते हैं। 3 कंडीशन होते हैं बाईबैक के बारे में, 3 कंडीशन होते हैं, और यहाँ पर तीनों ही कंडीशन दे दिया है कि सर बाईबैक हम उन्हीं शेयरों का कर सकते हैं जो फुल्ली पेड अप हो, माने कि पूरा का पूरा अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है किसी शेयर का और 10 रुपया में इशू किया गया था, तो पूरा का पूरा 10 रुपया जो है शेयर का पैसा सामने वाला शेयर होल्डर पेड कर दिया हो, उसी का शेयर बाईबैक किया जा सकता है। बाईबैक का मतलब होता है कंपनी वापस से अपने शेयर को खरीद रही है, जो शेयर इशू किया था कंपनी ने उसको वापस से खरीद रही है। जब CA/CM में कीजिएगा आप लोग तो इंटर लेवल पे आपको ये एक चैप्टर के रूप में पढ़ने को मिलेगा, बाईबैक ऑफ शेयर एक चैप्टर है। वहीं बताया जाता है कि सर बाईबैक करने के 3 कंडीशन होते हैं। पहला कि फुल्ली पेड अप होना चाहिए शेयर, दूसरा कि सर जो
आपके पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व में जितना पैसा पड़ा हुआ है उसके 25% से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हैं, शुड नॉट एक्सीड। उससे 25% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% से ज़्यादा का आप बाईबैक नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज भी करे आपको कि हाँ आप बाईबैक कर सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी आप बाईबैक कर सकते हैं। का मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए लिखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, an issue of share which is not a public issue but offered to a selected group of person is called। अरे बताओ ना जी, देखो पब्लिक इशू नहीं है, देख रहे हो क्या कह रहा है, पब्लिक इशू नहीं है, नॉट ए पब्लिक इशू, लेकिन एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है तो इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर तो कहेंगे नहीं क्योंकि पब्लिक को तो इशू किया नहीं है, तो पब्लिक ऑफर कहलाएगा नहीं। तो फिर हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू किया है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है सर। और इनिशियल पब्लिक ऑफर तो आप लोग जानते हैं आईपीओ, जब पहली बार पब्लिक को कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पब्लिक को तो ऑफर करना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, पब्लिक को नहीं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात नहीं करना है, सवाल बहुत ज़्यादा है और सबको समय रहते ही ख़त्म करना है, तो इसलिए फटाफट सवाल पर ध्यान दीजिए, सवाल पर ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, विच इज इंक्लूडेड इन एस्क्रो अकाउंट। सर ये एस्क्रो अकाउंट में क्या शामिल होता है, जरा गौर कीजिएगा, एस्क्रो अकाउंट में क्या शामिल होता है। एस्क्रो अकाउंट में तो सुनिएगा ध्यान से, एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बैंकों में, किसी शेड्यूल बैंक में खोला जाता है, माने एक तरह से कहो तो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या बड़े बैंकों में खोला जाता है। आम भाषा में कहे तो एक तरह के अकाउंट का नाम है, जैसा कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ये सब सुने हो ना, ऐसे ही एक होता है कंपनी में एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट ESCROW, एस्क्रो अकाउंट। ये एस्क्रो अकाउंट में पैसे किस तरह के जमा किए जाते हैं सर, तो इसमें जो भी कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स, ये सब जमा किए जाते हैं। अगर किसी तरह का गारंटी है बैंक का किसी मर्चेंट बैंक के फेवर में तो उसको भी उसमें एस्क्रो अकाउंट में जमा किए जाते हैं। अगर किसी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली में एस्क्रो अकाउंट जो शब्द है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है सामान्य तौर पे, ज़्यादातर लोग इसका नाम जानते हैं इस वजह से क्योंकि किसी भी तरीके का गारंटी वाला पैसा होता है ना, खास करके गारंटी वाला पैसा, उस गारंटी वाले पैसे को जमा किया जाता है एस्क्रो अकाउंट में। जैसे क्या है कि आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, कुछ कंपनी क्या करता है कि आप लोग को अभी तो खैर नहीं मिला होगा पढ़ने को, आगे जब आइएगा आप लोग, जैसे कि मैंने कहा CA में पढ़ने आइएगा तो उसमें आप लोग को कंपनी एक्ट पढ़ने को मिलेगा इंटर लेवल पे, कंपनी एक्ट। और कंपनी एक्ट के सेक्शन 73 से 76A तक आप लोगों को एक डिपॉजिट नाम का चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। सेक्शन 73 से लेकर 76 तक डिपॉजिट्स इन अ कंपनी, कि कंपनी डिपॉजिट इशू कर सकता है और लोग उसमें डिपॉजिट पैसा जमा कर सकते हैं। उसके लिए उनको इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है, जैसे बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं सेविंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के रूप में, आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। और बताएगा कि वो डिपॉजिट का जो पैसा है ना वो कहाँ रखा जाएगा, तो एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। उसके उतना ही नहीं बल्कि और भी तरह तरह के सिक्योरिटीज़ का पैसा बताएगा, तरह तरह के सिक्योरिटी का पैसा। सिक्योरिटी का आने का मतलब यहाँ पर है गारंटी वाला पैसा, यहाँ हम गारंटी वाला पैसा कहना चाहते हैं कि जिस भी तरह का गारंटी का पैसा कंपनी में होता है, ऐसे पैसे को एक स्पेशल अकाउंट में जमा किया जाता है, जिसको कौन सा बोलते हैं, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। आया हुआ समझ में? इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं सर। नॉमिनल कैपिटल इज नॉन एज, नॉमिनल कैपिटल, अरे बताओ ना जी, बताए तो हैं।
नॉमिनल कैपिटल कह लो या ऑथराइज्ड कैपिटल कह लो या रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो, सबका एक ही नाम है सर। तो नॉमिनल कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, बट रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हबड़ा के आंसर मार के नहीं आना है, ऑप्शन नंबर ए देख लिए सही है तो सही मार के चले आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बताओगे 32 का आंसर। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन नेचुरल पर्सन। क्या नेचुरल पर्सन होता है जी? ना, पार्टनरशिप फर्म होता है, नहीं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, यस सर। चलिए, कंपनी हैज, कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, यस सर। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यस सर। लिमिटेड लायबिलिटी होता है, यस सर। ऑल ऑफ दीज, यस सर। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 33 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है सर। 34 में लिखा है शेयर आर इशूड फॉर कैश ओनली। केवल कैश के लिए इशू होता है जी, पढ़ाएं आप लोगों को, केवल कैश के लिए इशू होता है। फॉर ऑन क्रेडिट ओनली, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑप्शन नंबर डी, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पढ़ाए थे ना कि इशू ऑफ शेयर दो पर्पस के लिए होता है, एक होता है फॉर कैश, दूसरा होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पढ़ाए थे। चलो सर क्वेश्चन नंबर 35, ए कंपनी इज इरिएटेड, गलत लिखा है यहाँ, क्रिएटेड होगा, ई नहीं होगा, सी होगा, सी होगा, उसको सी बना लीजिएगा। ए कंपनी इज क्रिएटेड, यानी एक कंपनी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है सर? बाय स्पेशल स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, पार्लियामेंट को कहे ला रहे हो भाई, कंपनी बनाना है तो। ऑप्शन नंबर बी, बाय कंपनी एक्ट, यस सर। कंपनी एक्ट के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टर, नहीं सर, इन्वेस्टर तो बहुत बाद में आते हैं ना। अरे इन्वेस्टर तो तब आएंगे ना जब शेयर इशू किया जाएगा। शेयर इशू ही नहीं किया है तो काहे का इन्वेस्टर? हम ही लोग हैं मेंबर, तो बाई मेंबर्स कह सकते हो, सदस्यों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, बट तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कंपनी एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 36, नई कंपनी, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर। बताओगे? पार पे इशू नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। प्रीमियम पे कर सकता है सर। डिस्काउंट पे, हाँ सर, डिस्काउंट पे इशू। यहाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है डिस्काउंट को टारगेट करके। आपको पहचानना होगा क्वेश्चन पढ़ते समय कि क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है। फेस वैल्यू पे इशू कर सकता है, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है इसमें कि डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकता है, ठीक है सर। तो आपको ये समझना होगा, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें देखा था आपने डिस्काउंट को भी आंसर टिक किया था, बट वहाँ क्वेश्चन का उद्देश्य कुछ उस प्रकार से था। यहाँ क्वेश्चन का उद्देश्य समझिए, यहाँ ऑप्शन सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। वहाँ भी मैंने बताया था सारे ऑप्शन पढ़ के टिक कीजिएगा। यहाँ भी देखिए वही बात मैं कहूँगा, पार पे इशू कर सकता है, प्रीमियम पे कर सकता है, फेस वैल्यू पे कर सकता है, और डिस्काउंट पे भी कर सकता है। बट यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डिस्काउंट टारगेट करके पूछा गया है कि सर 3 पे तो कर सकता है, डिस्काउंट में थोड़ा सा डाउट होता है कि केवल क्रेडिटर और डायरेक्टर्स को ही कर सकता है, बाकी किसी को नहीं कर सकता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं तो डिस्काउंट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा, लिखा है अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही अरे कितना बार पूछेगा ये कि वो कैपिटल जो लिक्विडेशन के टाइम पे ही मांगा जाता है, वाउंड अप यानी लिक्विडेशन, बोलो ना, रिजर्व कैपिटल, कितनी बार ये सवाल पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अगर कोई शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और 10 रुपया ही मांगा जाए तो फिर इसको कहता है कि इट विल बी शोन एज, तो इसको कैसे दिखाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अरे कहता है कि इफ ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 हैव बीन कॉल्ड अप एंड ऑल्सो रिसीव्ड। भाई साहब क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, 10 रुपया का शेयर है, 10 रुपया में ही इशू किए हैं, 10 रुपया का पूरा मांग लिए हैं और 10 रुपया मिल भी गया है, तो इसको कैसे दिखाया जाएगा? इट विल बी शोन एज, कैसे दिखाया जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अरे भाई पेड तो कर दिया है। इशूड कैपिटल, अरे भाई इशू क्या रिसीव भी हो गया है, नॉन ऑफ दीज नहीं, क्या होगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 39
क्वेश्चन नंबर 39, ये भी न्यूमेरिकल क्या मतलब कि ये क्वेश्चन आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग को याद होगा, मैंने एक वेंडर वाला आप लोगों को केस करवाया था, वेंडर वाला, जिसमें वेंडर वाला पढ़ा दिए हैं क्या आप लोगों को? ये रिजर्व कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाया जाता है। वेंडर वाला जर्नल एंट्री कराए थे, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन शायद आप लोग का छूटा हुआ है कि शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, सामने वाले का पूरा बिजनेस ही हम खरीद ले रहे हैं। यस, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, मिला था क्या आप लोगों को बुक में? नहीं मिला है। और उसको पैसा देने के बदले में उसको शेयर दे रहे हैं हम, सामने वाले का पूरा बिजनेस ही खरीद ले रहे हैं और अपने कंपनी का शेयर उसको दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मिला था आप लोग को? नहीं मिला था। ओके, हम एक बार देख लेंगे कहाँ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, करा देंगे। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि किसी कंपनी का हम लोग एसेट परचेज कर रहे हैं, माने कंपनी ही यहाँ पर खरीदने की बात की जा रही है। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी आप लोग को मिलेगा, करा देंगे। 4 लाख रुपया का और शेयर हम देखो 5 लाख रुपया का इशू कर दे रहे हैं वेंडर को, तो बताओ ना, 4 लाख रुपया का ही शेयर, माने 4 लाख रुपया का ही एसेट खरीदे हैं, तो एसेट खरीदे हैं तो डेबिट में तो 4 लाख दिखेगा। अब 5 लाख रुपया का शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट में 5 लाख का दिखेगा, तो डेबिट में 1 लाख से कम है ना। उस 1 लाख में डेबिट जो कम है उसको किस नाम से दिखाएंगे? तो डेबिट में अगर कम होता है तो गुडविल के नाम से दिखाते हैं, और अगर क्रेडिट में कम होता तो कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाया जाता। लॉजिक समझ रहे हो? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलेगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आवाज नहीं होना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन करके खत्म कीजिए, थोड़े से और बच गए हैं। बताओगे 12% इन 12% प्रेफरेंस शेयर इज, अरे बोलो ना भाई, अगर कोई ऐसा नाम लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर, तो उसमें 12% क्या इंडिकेट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर, प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट से, पढ़ाए थे। डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट से, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डरों को मिलता है, जब डिवेंचर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? रेट ऑफ डिविडेंड। बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, कोई क्रेडिटर नहीं होते हैं, कोई लेंडर नहीं होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब एक तरह के वो भी मालिक होते हैं, और उनको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है, इंटरेस्ट नहीं चाहिए होता है उनको, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया बी। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर गौर कीजिएगा। लिखा है 41 नंबर में, आवाज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज, बताओगे मेंबरों का लायबिलिटी कंपनी में कितना होता है? लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग, कैसा? सर कंपनी में पढ़ाई किए हैं, लिमिटेड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 पे फोकस करो। लिखा है ध्यान दो कि अगर कोई 10 रुपया का इक्विटी शेयर है, देखोगे अगर कोई 10 रुपया का इक्विटी शेयर है और उसको 12 रुपया में इशू किया गया है, तो क्या कहेंगे? इशू एट पार कहेंगे? नहीं सर, इशू एट प्रीमियम कहेंगे। अरे 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया गया, प्रीमियम कहलाएगा ना। डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर आर, अरे बताओगे शेयर होल्डरों का जो डिविडेंड होता है वो कैसा होता है? पेएबल टैक्स अमाउंट, टैक्स फ्री अमाउंट, इंटरेस्ट और नॉन ऑफ दीज, इनमें से क्या होगा? क्या होगा? टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। चलो ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 44, एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, बताओगे शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल? बोलो। शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट, वास्तव में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ ऑप्शन देना चाहिए था पेड अप कैपिटल, कि एक्चुअल अमाउंट तो शेयर कैपिटल का वही होता है ना जितना सामने वालों ने पेड किया है, दैट इज पेड अप कैपिटल। बट यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है। एक्चुअल अमाउंट यानी अंश पूंजी का वास्तविक राशि। अब यहाँ वास्तविक राशि का उद्देश्य हम लोग ये समझेंगे कि
टोटल कैपिटल कितना हो सकता है ये पूछ रहा है। एक्चुअली में टोटल एक्चुअल अमाउंट कितना हो सकता है कैपिटल का। तो मैंने बताया था सबसे ऊपर कैपिटल के कैटेगराइजेशन में सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, यहाँ आंसर होना चाहिए। चलो बताओ, एज पर टेबल एफ, क्वेश्चन नंबर 45, एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अरे बोलो ना भाई, 12%। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 46, एज पर कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स which are redeemable within dash dash can be issued। बोलोगे कितने साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देना होता है, पढ़ाए थे 20 साल, 20 साल में जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं उसका पेमेंट कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल पूछ रहा है जी, नहीं बताओगे क्या, ऑथराइज कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 देखो, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, सामान्य तौर पे डिविडेंड पेड किया जाता है, बताओगे। अरे भाई जितना पेड किए होगे पैसा, जितना कैपिटल के रूप में तुम पेड करोगे शेयर होल्डर की तरह, उतना ही ना तुमको उसी पैसे पर ना मिलेगा डिविडेंड, तो जितना पेड अप कैपिटल होगा उस पर। बोलो कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी 39 जो है, 49 जो है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, वैसे तो मैं करवा दूंगा बट थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अभी हमारा टारगेट है सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का लेके चलना, ताकि फटाफट खत्म किया जाए, ताकि फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अलग से हम लोग करेंगे, ठीक है। When shares are issued to promoter, which amount should be debited? प्रमोटर को जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, पढ़ाए थे कि अगर वेंडर को इशू कर सकते हैं या प्रमोटर को, तो वेंडर को इशू करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं और प्रमोटर को करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रमोटर वाला पढ़ाए थे क्या? यस सर। तो बोलो ना, प्रमोटर को जब शेयर इशू करते हैं तो डेबिट में क्या लिखते हैं पूछ रहा है, गुडविल अकाउंट लिखते हैं, कोई दिक्कत? बताए थे ना, 2-3 गो अकाउंट बताए थे, गुडविल लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिख सकते हो, ये सब है कि नहीं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 51, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ, बताओगे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ कौन से पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। अभी तक पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, अब पूछ रहा है कि कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि सर कैपिटल नेचर के लॉसेज में इस्तेमाल होता है, तो देख लो इसमें से कैपिटल नेचर का लॉस कौन सा नहीं है, तो बोनस शेयर इशू करना तो कैपिटल नेचर का लॉस है। राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी, ये तो नॉर्मल लॉस लग रहा है जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैपिटल नेचर का होता है। राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी कैपिटल नेचर का है, तो ये भी कैपिटल नेचर का है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कैपिटल नेचर का है। लॉसेज ऑफ द कंपनी रिवेन्यू नेचर का होता है, और बोनस शेयर कैपिटल नेचर का होता है। तो बोलो इनमें से क्या होना चाहिए, इनमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। बोलो एक एक ऑप्शन अच्छे समझ में आ रहा है ना, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रिवेन्यू नेचर का है, ये पहचान आपको होना चाहिए, ताकि आप एकदम सटीक आंसर दे सके। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम में पूछा है, कितना होगा भाई? 10,000 शेयर है। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, कोई खास नहीं है। 53 नंबर भी प्रैक्टिकल दिख रहा है। 54 पे आ जाओ, फिर से वही सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज पूछ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सिक्योरिटी प्रीमियम बार बार पूछ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज किया जा सकता है किस लिए? बोलो ना भाई, राइटिंग ऑफ लॉसेज इनकर्ड और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। यस सर, लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, कैपिटल नेचर का है। इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर कैपिटल नेचर का है। डिविडेंड नहीं सर, डिविडेंड तो रिवेन्यू नेचर का होता है। राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लॉसेज, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को भी रिवेन्यू नेचर के कैटेगरी में रखा जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में अगर लॉस होता है तो बिजनेस का नॉर्मली रिवैल्यूएशन हम लोग करते रहते हैं, और इसलिए उसको रिवेन्यू नेचर में रखा जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बच जाता है, बोनस शेयर वाला, जो कैपिटल नेचर का हमको दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 देखो। क्वेश्चन नंबर 55, अरे एंट्री पूछा है जी, बताओगे कि कोई एक कंपनी जब शेयर इशू करती है प्रमोटर को उसके सर्विस के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या होता है बताओगे?
जर्नल एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? 56 नंबर क्वेश्चन बताओ। व्हेन अ कंपनी इशूड शेयर एट प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। बताओगे? अगर प्रीमियम पर शेयर इशू करता है तो प्रीमियम का पैसा मांगा जा सकता है along with application money, along with allotment money, along with calls और along with any of the above। यस सर, कहीं भी मांगा जा सकता है। प्रीमियम का पैसा क्या कहीं भी मांगा जा सकता है, एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 57, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन अकाउंट है? अरे भाई एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कोई भी का है, सब का सब पर्सनल अकाउंट है। कोई दिक्कत? बोलो ना। उसके बाद एक कंपनी में इशू, बताओ कंपनी शेयर इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बोलो ना जी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोई डाउट? चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 59, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग। अरे लाइबिलिटी में क्या आएगा? जितना सामने वाले पेड करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ अप्लाई नहीं होगा? बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ अप्लाई नहीं होगा? डिविडेंड देने में अप्लाई नहीं होगा। क्या जी? बोलो ना जी। बोनस शेयर इशू करने में होगा, प्रिलिमिनरी में होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में होगा। ये सब कैपिटल इंजर के लॉस हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर होगा? 60 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 61, राइट शेयर आर द शेयर्स विच आर इशू टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। राइट शेयर कौन से होते हैं? राइट शेयर का माने अधिकार अंश, मतलब ये वैसे शेयर होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को, यानी जो वर्तमान में अंशधारक हैं, उनको पहले इशू किया जाता है, उनको पहले अधिकार मिलता है। जब भी कोई कंपनी नया शेयर इशू करने जाती है तो जो शेयर होल्डर पहले से है ना, उनको अधिकार दिया जाता है कि आप चाहें तो हमारे शेयर को खरीद सकते हैं। उनको अधिकार पहले मिलता है और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अधिकार अंश, राइट शेयर्स। और ये किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को ये अधिकार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है कि ए कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ। अरे बताओ ना भाई, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये कौन सेक्शन मना करता है? सेक्शन 53। कोई दिक्कत? मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द कंपनी। बताओगे? कॉल किया नहीं गया, पैसा मिल गया, इसको क्या कहेंगे? क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी। 64 देखो, ए कंपनी कैन इशू इट शेयर एट प्रीमियम। कौन सा सेक्शन कहता है? 52। फटाफट आंसर बोलो, बहुत पढ़े हुए हो ये सारी चीज अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 65, कॉल्स इन एरियर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होता है? बताओगे? कॉल्स इन एरियर पे 10%। और बताओ कॉल्स इन एडवांस पे 12%। एक ही सवाल कितना बार पूछेगा? विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट में इशू स्वेट इक्विटी शेयर? बताओगे? 54। फटाफट बोलते चलो, फटाफट। बस अब बोलो 67 के बाद 68 नंबर सवाल। 67 के बाद 68 नंबर सवाल बताओ। कहता है कि बोनस शेयर किस में आएगा? नहीं पढ़े हो तुम लोग बोनस शेयर के बारे में, जान लो। बोनस शेयर आएगा 63 में। कोई दिक्कत? अरे बोनस शेयर इशू कर सकता है कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 63। ठीक है, आगे देखो, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज। बताओगे कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कहाँ लिखा जाता है? बोलो ना जी। एडेड टू कैपिटल। अरे भाई मिला ही नहीं है तो कैपिटल में ऐड कैसे करोगे? डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। यस सर, डिडक्ट किया जाएगा, यानी माइनस किया जाएगा शेयर कैपिटल में से, क्योंकि कॉल्स इन एरियर मतलब पैसा नहीं मिला है तो माइनस है ना करेंगे जी शेयर कैपिटल में से। चलो 69 के बाद 70 बोलो, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो। बताओ कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट शो होता है? कॉल्स इन एरियर में पूछा है डेबिट होगा कि क्रेडिट बैलेंस की बोथ? सर कॉल्स इन एरियर लॉस होता है, डेबिट बैलेंस होगा। 71, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऑनर होते हैं। हु आर द ऑनर ऑफ द कंपनी? अरे कितना पूछेगा भाई। सर इक्विटी शेयर होल्डर तो होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी तो होते हैं, बस डिवेंचर होल्डर्स नहीं होते हैं। ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। ये कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो, खत्म हो गया बस। 73 देखो, बोनस शेयर इशू किया जाता है किसको? बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को, सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सर बोनस शेयर केवल इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। ठीक है,
रियल ऑनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और उन्हीं को बोनस दिया जाता है और किसी को बोनस नहीं दिया जाता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट कंपनी कैन इशू, कंपनी इशू कर सकता है इक्विटी शेयर ओनली, प्रेफरेंस शेयर ओनली, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ। बोलो ना ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट शेयर्स आर इशूड टू, राइट शेयर किसको दे सकते हैं हम लोग? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन चैप्टर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का क्लास? माइंड ब्लोइंग। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है सर? आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।